नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल सीताहरण। आज इसकी 12वीं किस्त। उस रात इरफान ने लिटिल हट से लौटते हुए पहली मर्तबा जमील का जिक्र किया। उसने कहा कि लड़ाई वाली रात उसने 12 बजे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि जमील से मुलाकात तो हुई थी, मगर उनके यहाँ कुछ लोग आए हुए थे, इसलिए कोई बात न हो सकी। लेकिन कल शाम को तो वो ज़रूर जमील से मिल रहा है। मैं आपकी इन मुलाकात की कोशिशों से अब मुलाकातों से इतनी बोर हो चुकी हूँ, अब मुझे कतई कोई परवाह नहीं। सीता ने बेध्यानी से जवाब दिया, मैं जाती हूँ दिल्ली वापस। लेकिन उसके दूसरे ही रोज सुबह ही सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या है? वो हड़बड़ा कर उठ बैठी और जाकर दरवाजा खोला। अच्छी! इरफान चीखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अरे, आप कैसे हैं? सीता ने परेशान होकर पूछा। बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र ना करो। कमर वाला हश्र मेरा नहीं हुआ। दरअसल कल रात बहुत देर तक समुंदर के किनारे टहलने की वजह से जुकाम हो गया। हवा बहुत तेज थी। अच्छा, तो आप समुंदर के किनारे टहले? किसके साथ? हेलो। इरफान ने उसे गौर से देखा। सोफे पर बैठकर वो खुश दिली से हंसा। तुम्हारे शौहर नामदार के साथ। वो बेइंतहा अच्छा मूड में था। भाई बहुत रुसाया। तुम्हारे मियाँ से बहुत दोस्ती हो गई हमारी। खूब चीज़ है। वो सिगरेट जलाने के बाद खूब हंसा। बात तो बताइए। सीता ने तकिए के सहारे औंधे लेट कर सवाल किया। इरफान उसी बशाशत से हंसता रहा। अरे भाई, तुम्हारे प्राणनाथ का जवाब नहीं। वल्लाह, कल शाम जब मैं गोल्फ फेस पहुंचा तो उन्होंने मुझे ऊपर कमरे में बुला लिया। भाई हस्बे मामूल बहुत सख्त ड्रंक थे। ना सलाम ना दुआ। छूटते ही उन्होंने मुझे पद्मावत का संगलदीप खंड सुनाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मलिक मोहम्मद जायसी की रूह आप ही में हुलूल कर गई है। दोहे पढ़ते जाते थे और तुमको याद कर करके जार जार रोते थे। जब संगलदीप पढ़ चुके तो अपनी मौजूदा बीवी की तस्वीर दिखाई और अल्लामा इकबाल के स्पेन वाले शेर पढ़ने लगे आपकी जगह, और अल्लामा इकबाल के स्पेन वाले अशार पढ़ने लगे। मौजूदा बीवी के जिक्र पर इरफान ने महसूस किया कि सीता के चेहरे पर एक हल्का सा बादल गुजर गया और उसने बेचैनी से करवट बदली। इरफान ने जरा गड़बड़ा कर कहा, सीता, तुम किस वक्त नाश्ता करती हो? नाश्ते की फिक्र मत कीजिए, बात बताइए। अच्छा साहब। उसने हलक साफ किया। उसके बाद जमील साहब जो थे, उनके अंदर तुलसीदास जी की रूह हलूल कर गई और उन्होंने रामायण की चौपाइयां दे दनादन पढ़ना शुरू कर दी। उस शख्स को अनगिनत चौपाइयां अजबर हैं। वाकई तुमने किस क्रैक से शादी कर ली थी? सीता को यह बात बहुत नागवार गुजरी।
वो बिल्कुल क्रैक नहीं है, लिटरेरी आदमी है। आप जैसे ठस लोग पद्मावत और रामायण क्या जाने। ओहो, खफा हो गई। अरे भाई तुम हुक्म दो, तुम्हें अभी सारी महाभारत, सारा कालिदास, सारा दीवाने हाफिज, सारा शेक्सपियर, सारा एलियट, जो चाहो सुना दूं। मगर इस फ्रॉड में यकीन ही नहीं रखता। तुम औरतें इन्हीं चीजों के चक्कर में आकर तो बेवकूफ बनती हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये जबरदस्त शायर और अफसाना निगार लोग जो मोहब्बत और जिंदगी के हुस्न की तारीफ में हजारों सफ़े स्याह करते हैं और जाने क्या क्या ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाते हैं, घरों के अंदर अपनी बीवियों से उनका सलूक कैसा होता है। चलो खैर, अच्छा तो भाई रामायण के बाद वो फिर संगलदीप खंड पर लौट आए और अब की दफ़ा साथ साथ मुझे डांटते भी गए कि मैं उतनी ही ज़्यादा शराब क्यों नहीं पी रहा। फिर एक एक दोहा 10-10 मरतबा मुझसे पढ़वाते। क्या कमाल का आदमी है, वल्लाह, ग्रेट मैन, बहुत भला आदमी है बेचारा। इरफान अपने एक्साइटमेंट में उठकर दरीचे के करीब चला गया। वो बेहद खुश था। एक दो दोहे तुम भी सुनोगी? उसने पलटकर सीता से पूछा। नहीं नहीं, कैसे सुनना पड़ेंगे। तुमको शिकायत है कि मैं लिटरेरी आदमी नहीं हूं। या मैं जरा माजरत कर लूं कि दोहे मैं पढ़ूंगा, लेकिन हो सकता है मेरा तलफ़ुज़ कहीं कहीं गलत हो। उसने टहल टहल कर हलक साफ किया। कहता है उस्ताद के संगलदीप कथा अब गाऊं, ओसो पद्मन हरन सुनाऊं? नहीं हाजी, तुम्हारे तो अच्छे भी सुनेंगे। जैसा तुम्हारे मियाँ ने मेरा कोंडा शरीफ किया है, मैं तुम्हारा कोंडा शरीफ क्यों ना करूं। तो सुनो। बेचारे जमील ने किस कदर रो रो कर सुनाया। राघव जो सीता संग लाई, रावण हरली कौन सुध पाई। ये संसार सपन कर लेखा, बिछड़ गए जानो न देखा। हाय हाय। और सुनो। संगलदीप जो नान न निभाओ, यही थानों सा नकुर सब साहो। यही थानों सा नकुर सब साहो। इसका कुछ अंदाजा तो मुझे भी है। सीता को बेसाख्ता हंसी आ गई। वो अपने जोश में टहलता टहलता फिर दरीचे के पास चला गया और उसके निचले पट पर कोहनियां टेक दोहे पर दोहा सुनाता रहा। वो वाकई इस कदर खुश था जैसे कोई बड़ा मार्का सर करके आया हो। सीता ने उसे आज तक इतना खुश नहीं देखा था। और सुनो क्या कह गया है जालिम। मोहम्मद जीवन जल भरन रहंत घड़ी की रीत, घड़ी जो आई जीवन भरी ढरी जन्म का बीत। अच्छी। इस दोहे का जो मतलब कुर्तुल ऐन हैदर साहिबा ने नीचे फुटनोट में दिया है वो कुछ यूं है। ऐ मोहम्मद ये जिंदगी घड़ी रहट की मानंद है, जिसमें पानी भरता है और ढलता रहता है। घड़ी का पानी भरना गोया जिंदगी है और पानी का ढलना मौत। अच्छी। आप पर भी मेरे पति की क्रैकियत का असर हो गया, उसने आजिज आकर कहा। अब असल की तरफ आइए और सुन लो। फिर ना कहना हमें खबर ना हुई। अरे हाय हाय। वो उसकी सुनी अनसुनी करके कहता रहा। ही की जोत दीप जो सूझा, ये जो दीप अंधेरा बूझा।
जो पी नाही स्थिर वसा, जग उजाड़ का कीजिए बसा। क्या मतलब? सीता ने दरियाफ्त किया। कहता है मलिक मोहम्मद के दिल की रोशनी में संगलदीप नजर आया और उस तारीक दुनिया में बिल्कुल अंधेरा था। जब महबूब ही बस में नहीं तो दुनिया आबाद हो या वीरान। जब महबूब ही बस में नहीं तो दुनिया आबाद हो या वीरान। और सुनो, वो उचक कर लिखने की मेज पर बैठ गया। मोहम्मद चंग प्रेम की सुन गगन डराए, धन बिरहन और धन हैया जिह में ये आग समाए। इस दोहे का मतलब फुटनोट में कुतुल ऐन हैदर साहिबा ने दिया है कि ऐ मोहम्मद, मोहब्बत की चिंगारी से तो ज़मीन और आसमान तक डरते हैं। आफरीन है मोहब्बत करने वाले और उसके दिल पर जिसमें ये आग समाई। फिर उसने सीता को इस दोहे का मतलब समझाने की जरूरत नहीं समझी और मुंह लटकाकर खामोश हो गया। आप भी बड़े गुणवान निकले, सीता ने कहा। उसने झुककर तस्लीम की। अरे तुमको क्या पता, मैं बड़ा जबरदस्त छुपा रुस्तम हूं। क्या समझती हो? खाली तुम्हारे जमील खां ही उस्ताद हैं? आप दीवाने हैं बिल्कुल। वो खिलखिलाकर हंसी। सीता जी। अब वो यकबारगी बेहद संजीदा होकर गौर से अपने जूतों को देख रहा था। फिर उसने अपना इस्तिराब छुपाने के लिए कलमदान में रखी हुई पेंसिलों से खेलना शुरू कर दिया। सीता, उसने दोबारा कहा। जी। जमील ने क्या कहा? सीता ने सांस रोककर पूछा। जमील को मैंने सारी बात समझाई। आधी रात को जब मैं उनको समुंदर की ठंडी हवा खिलाई तो वो सोबर हो चुके थे। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें तलाक दे दें क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सिचुएशन बेहद घिसी घिसाई पिटी पिटाई है ना, मगर तुम पाकिस्तान नहीं आओगी या आ जाओगी। घड़ी की टिक टिक तेज हो गई। बाहर समुंदर का शोर यकलख्त बढ़ गया। चंद लम्हों के कामिल सुकूत के बाद सीता ने कहा, आपने ये कैसे फर्ज कर लिया कि मेरा फर्ज करना न करना कतन मेरा अपना फेल। मेरा फर्ज करना न करना कतन मेरा अपना फेल है और मैं जहां तक मेरा ख्याल है अपने फेल का मुख्तार हूं। आप मेरे सवाल का जवाब ना दीजिए। आप यहां से तशरीफ ले जाएं। कहां? कमरे से बाहर? चला जाऊंगा। एक दफा तुम पहले ही निकाल चुकी हो। वैसे ये समझ लो कि मैं आदमी हूं काफी ढीठ। सुनो, अगले महीने मैं पेरिस पहुंच रहा हूं। तुम एक काम करो। उसने नर्वस होकर फिर पेंसिलों से खेलना शुरू कर दिया। तुम ये करो कि वहां आ जाओ। वो पलंग पर से उठ खड़ी हुई। जो होगा देखा जाएगा, अब आप जाइए। अच्छा, एक दोहा और सुन रखो और इस पर गौर करना। दरवाजे में जाकर उसने कहा, मोहम्मद मध जो प्रेम का ही ये दीप नहे राख, शीस न दई पतंग जीवन तब लग जाए ना पाक। और जब कामदेव शंभू की तस्खीर के लिए चला तो सारे मुकद्दस सहीफे बेकार हो गए। तज़किये नफ्स
सब्र, संन्यास, फर्ज, मार्फत, इल्म, बेनियाजी सब मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। खिरत किताबों में जा छुपी। रथी का पति अपना तीर कमान संभाले इस कदर गैज में किसको अपना शिकार बनाने जा रहे। सारी कायनात मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दरख्त झुककर बेलों पर छा गए। नदियां समुद्र से जा मिली। जल थल एक हुए। चरिंद परिंद, देवता और अफरियत, इंसान और नाग, लतीफ अरवाह और गौल बेयाबानी, मरघट के भूत और साधु संत भी उसके तृष्ण में मुब्तला हुए। खिरतबंद जो अब तक दुनिया को ब्रह्मा का साया समझते थे, सारी दुनिया अब उनको औरत के रूप में नजर आने लगी। इस आलम में कामदेव शंभू के करीब पहुंचा। उस समय मदन के बान पर जो आम की कलियों से सजा था, बहार ने शहद की स्याह मक्खियां इस तरह बिठा दी थीं, गोया वो ख्याल से पैदा हुए खुदा के नाम के हर्फ थे। हिलाल के ऐसे फूल नाखूनों के निशान के मानंद थे जो बसंत रुत के लिपटने से जंगल के बदन पर पड़ गए थे। बहार तलक का फूल लगाकर भौरों के स्याह काजल से मुज़य्यन बहार के नाखूनों के निशान की मानंद थे जो बसंत के रुत के लिपटने से जंगल के बदन पर पड़ गए थे। बहार तिलक का फूल लगाकर भौरों के स्याह काजल से मुज़य्यन हो अपने होठों को जो आम के बोर थे सुबह के आफताब की सुर्खी से सजाया। प्याल के दरख्तों से गुजरते जरगुल से हरनों की आंखें धुंधला गईं और वो जंगल के पत्तों पर कुलेलें भरते फिरते। कोयल की आवाज खुद मोहब्बत की आवाज बन गई। कुकुल की आवाज जो मकरूर औरतों की सर्द महरी तोड़ने में बड़ी माहिर है। मदन के हुक्म से दरख्त साकित, भंवरे खामोश, चिड़ियां चुपचाप, हिरन सुकूत में खो गए। सारा जंगल ऐसा दिखाई देने लगा जैसे एक बड़ी तस्वीर हो। ये कालिदास से लिया है। पेरिस में सीता और इरफान कई महीने रहे। इरफान के पास बोलवार सोशे में एक बड़ा खूबसूरत फ्लैट था जिसे सीता ने और ज्यादा नफासत से सजाया। इरफान सुबह को दफ्तर चला जाता, सीता बाजार से सौदा खरीद कर लाती, खाना तैयार करती, इरफान के कपड़ों पर इस्त्री करती, घर की सफाई झाड़ू बुहारू करती। शाम को वो काम से लौटता तो जल्दी से उसके गर्म स्लीपर उसके सोफे के नीचे आतिशदान के पास रखती। सोने के वक्त से बहुत पहले उसके स्लीपिंग सूट को गर्म पानी की बोतल पर लपेटकर उसके बिस्तर पर रख देती। वो ऐसी मुकम्मल और सुकून बख्श और आरामदेह हाउसवाइफ थी कि इरफान मुतअज्जिब होता था। वो रोजाना सुबह को डाकिये का बड़ी शिद्दत से इंतजार करती थी। शायद आज
न्यूयॉर्क से उसका तलाकनामा आ जाए शायद, मगर दिन गुजरते गए और तलाकनामा ना आया। वो कोलंबो से दिल्ली वापस जाकर किसी से नहीं मिली थी। उसने माँ बाप से कहा था कि उसे पेरिस में मुलाजमत मिल गई है और वो जा रही है। वो लोग अब उससे कुछ नहीं कहते थे, न किसी किस्म के सवालात करते थे। इस तरह की बातों का वक्त अब निकल चुका था। पेरिस जाने से एक रोज कबल उसने कनाट प्लेस से पेरिस जाने से एक रोज कबल उसने कनाट प्लेस से बिल्किस और हिमा को फोन पर खुदा हाफिज कहा था। अब कब तक आओगी? बिल्किस ने पूछा था। पता नहीं। बात यह है कि यहां मेरा दिल नहीं लगता, और अगर एक दफा यूरोप पहुंच गई तो वहां से न्यूयॉर्क जाने में आसानी रहेगी राहुल को देखने। ठीक कहती हो, बिल्किस ने जवाब दिया था, मगर कभी कभार खत तो लिख दिया करना। बराबर लिखूंगी। बिल्किस ने उससे यह नहीं पूछा था कि वो पेरिस क्यों जा रही है, उसे मालूम था। छुट्टी के रोज वो सीन के किनारे टहलने जाते, कार्टर लातीन में आवारागर्दी करते, किसी कहवा खाने में स्याह कॉफी पीते। वो सोच में डूब जाती तो वो उससे पूछता, क्या सोच रही हो? मैं अब सोचना खत्म कर चुकी हूं, सिर्फ महसूस करती हूं। वो सर उठाकर जवाब देती। किसी पुल की मुंडेर पर झुककर बातें करते करते वो यकलख्त खामोश हो जाती तो वो उसे सिगरेट जलाकर देता। लो सिगरेट पियो, लगे दम मिटे गम। एक दफा इरफान ने उसे कहा, तुमसे मावड़ा एक और तुम हो। जब तुम दफतन चुप हो जाती हो, मैं फिर अकेला रह जाता हूं। तुम मुझसे हजारों मील दूर चली जाती हो। तुम बहुत बुलंदी पर होती हो। मैं तुम्हारी बातें समझना चाहता हूं, मगर डर लगता है। कभी कभी वो अपनी उन तवील खामोशियों से झुंझलाकर खुद कहती, इरफान बातें मगर सॉरी कभी कभी वो अपनी उन तवील खामोशियों से झुंझलाकर खुद कहती, इरफान बातें करो। बातें करते हुए डर लगता है, वो जवाब देता। खिज़ां के मौसम में वो दोनों स्पेन गए। वहां मस्जिद कुर्तबा की सीढ़ियों पर चांदनी रात में उन्हें एक पाकिस्तानी तालिब इल्म मिला, जिसने बेहद प्यारी आवाज में गिटार पर इकबाल की नज़्म सुनाई। सिलसिले रोज़ो शब नक्शगर हादिसात, सिलसिले रोज़ो शब असले हयातो ममात। बहुत देर तक अशार की तशरीह करने के बाद इरफान ने झुंझलाकर उससे कहा, तुम अपना कालिदास तुलसीदास करती रहो, इकबाल तुम्हारे बस की बात नहीं। एक रोज अमेरिका से खत आया। उसने खोलकर पढ़ा और फिर खामोशी से कपड़ों पर इस्त्री करने में मसरूफ हो गई। सीता, इरफान ने कमरे में दाखिल होकर उसे पुकारा। क्या है? उसने चिढ़कर कहा और स्त्री का स्विच बंद करके दरीचे में चली गई। आप आहू चश्म में, आहू नहीं। हमसे वहशत की न लीजिए, आइए। इरफान ने आतिशदान के करीब सोफे पर बैठते हुए उसकी तरफ बाहें फैलाकर कहा। वो उसी तरह दलीचे से बाहर देखती रही। सीता, क्या बात है, मुझे बताओ। कुछ नहीं इरफान, उसने मुड़कर जवाब दिया। मामी का खत न्यूयॉर्क से आया है। वो लिखती हैं
कि अब वो किस किस के नामों के नुक्ते तब्दील करेंगी। वो खामोश रहा। इरफान, मेरा ख्याल है हमने बहुत सख्त गलती की है। मैं कब तक इस तरह तुम्हारे साथ रहती रहूंगी? क्यों? वो खोखली हंसी हंसा। चंद ही महीनों में घबरा गई। गेरी नंदिनी उमा ने तो शंभू से ब्याह करने के लिए 1000 बरस तपस्या की थी। कुमार शंभू पढ़ो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुमार शंभू बंबू। उसने झुंझला कर कहा। आहा, अब आया तुम्हारी अकल में। मैं ना कहता था तुम्हारा सारा कालिदास वाली माफ कर दीजिएगा, मैं ना कहता था तुम्हारा सारा कालिदास वाली दास शायरी, अदब, फलसफा सब फ्रॉड है। जिंदगी की तल्ख हकीकतों के सामने सब खुराफात मालूम होता है कि नहीं। आखिर एक दिन उसने डरते डरते बिल्किस को खत लिखा, पेरिस के मौसम का जिक्र किया, फरखंदाबाजी और छोटी खाला की खैरियत दरियाफ्त की, मगर यह पूछने की फिर भी हिम्मत न पड़ी कि जमील ने उन लोगों को इसके मुताल्लिक कुछ लिखा है या नहीं। बिल्किस का फौरन निहायत मुफस्सिल जवाब आ गया। बड़ा नॉर्मल और बशाश और गैर शख्सी सा खत था, जो किसी निजी तस्करे के बजाय महज थिएटर की ताज़ा तरीन खबरों से पुर था। इब्टा की 8वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इस साल डॉक्टर राधाकृष्णन ने इफ्तिताह किया। बहुत सारे रूसी डेलीगेट भी आए थे। गोपीनाथ भी नाचा। इस मर्तबा नटराज नगरी में तुम बहुत याद आई। नई नौटंकी वाले नौटंकी तर्ज पर सिटी की गाड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं। खासा दिलचस्प तजुर्बा रहेगा। ललिता कल तुम्हें बहुत याद कर रही थी। बंबई का लिटिल बैले ग्रुप मेघदूत स्टेज करने वाला है। शकुंतला, आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, हिमाचल प्रदेश के फोक आर्टिस्ट। खत बेदिली से एक तरफ फेंक कर वो बावर्ची खाने में चली गई। इरफान के साथ रहते हुए उसे ये बातें किसी दूसरे करे की खबरें मालूम हो रही थी। 1 महीना और गुजर गया। इरफान, अब बताओ, अब मैं क्या करूं? उसने आजिज़ा का सवाल किया। फिर बिल्किस की खुशामद करो, और क्या? उसने जरा बेपरवाही से जवाब दिया और कोट पहनकर दफ्तर चला गया। चुनांचे दरीचे के सामने बैठकर सीता ने बिल्किस को लिखना शुरू किया। मैं जमील से कोलंबो में बात नहीं कर सकी। बात करना तो दरकिनार, उनकी एक झलक भी ना देख पाई। तुम ठीक कहती थी, ये जंगली बतख का ताकुब था। खुदा के लिए उन्हें लिखो कि मुझे जल्द अज जल्द आज़ाद कर दें। वो मुझे काफ़ी सज़ा दे चुके हैं। यकबारगी उसके आंसू टप टप कागज पर गिरने लगे। वो सफ़े पर सफ़े लिखती गई और एक लंबा सांस लेकर लिफाफा बंद कर दिया। उस खत के जवाब में बिल्किस से लिखा, तुमको यह मालूम करके खुशी होगी कि बलवंत गार्गी का सोहिनी माहिवाल मॉस्को में 6 महीने से चल रहा है। पटने के इप्टा वालों ने ताल कटोरा ड्रामा फेस्टिवल में अपके से अपना ड्रामा पीर अली दिखलाया। उसका एक एक्टर
तुम्हारा पुराना क्लास फेलो निकला, तुमको उसने सलाम कहलवाया है। मेरी नालनी सारा भाई गुजराती में 9 तमसीलें प्रोड्यूस कर रही हैं। यूनिटी थिएटर वाले फिरोज शाह कोटला के ओपन एयर थिएटर में औरंगजेब स्टेज करने वाले हैं। और आका हशर की तजदीद के सिलसिले में तुम ये जानकर खुश होगी कि दहली प्ले हाउस वाले रुस्तम और सोहराब पेश कर रहे हैं। एक शाम सिनेमा से वापस आकर वो अपने फ्लैट में दाखिल होने लगी तो कौन सी अर्श ने एक शाम सिनेमा से वापस आकर अपने फ्लैट में दाखिल होने लगी तो कौन से अर्श ने एक केबल सीता के हाथ में थमा दिया। इरफान ताला खोलकर अंदर जा चुका था। सीता ने दहलीज पे खड़े खड़े लिफाफा चाक किया। उसके भाई की तरफ से इत्तला आई थी, डैडी गुजर गए। जब इरफान कपड़े तब्दील करके सिटिंग रूम में आया, उस वक्त वो आतिशदान के सामने दोहरी हुई बैठी थी। क्या बात है लिटिल वुमन? इरफान ने झुककर उसके सर पर हाथ फेरा। कुछ नहीं। उसने चेहरा ऊपर उठाकर इरफान को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थी। उसने केबल इरफान के हाथ में थमा दिया। ओह, आई एम सॉरी। कागज पर नजर डालते हुए इरफान ने आहिस्ता से कहा, मैं दिल्ली जा रही हूं। अच्छा, मैं मम्मी के साथ कुछ अरसा रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जरूर जाओ। इरफान ने रसान से जवाब दिया। रहमत मंजिल करोल बाग वापस पहुंचकर वो कई हफ्ते घर से बाहर नहीं निकली। बिल्किस के मॉडर्न थिएटर ग्रुप ने ताजियत के लिए उसके पास आना चाहा, मगर उसने बिल्किस और शहजाद के जरिए सबको मना करवा दिया। 1 महीने में वो पीली पड़ चुकी थी। एक रोज उसकी मां ने कहा, ये तूने अपनी क्या दशा बना रखी है? क्या बाहर घूमा? क्या बीमार पड़ेगी? उसकी मां ने अब तक उससे पेरिस या इरफान के मुतालिक एक लफ्ज बात नहीं की थी। अब वो स्टेज आ चुकी थी कि उनकी लड़की निजी जिंदगी बिल्कुल खालिसतन उसका जाती मामला था। आखिर एक रोज वो तीसरे पहर को तैयार होकर चाणक्यपुरी गई। बिल्किस के यहां सबने बड़ी मोहब्बत से उसका इस्तकबाल किया। फरखंदाबाजी देर तक उससे बातें करती रही। उसी वक्त नई तमसील का स्क्रिप्ट लेकर कैलाश आ पहुंचा। के बाद बातों बातों में उसने सीता को मुखातिब किया। सीता जी, आपको ब्रजेश बाबू बहुत पूछते हैं। दिल्ली आकर जब भी हम लोगों से मिलते हैं बराबर आपका जिक्र करते हैं, मगर आपने तो हम सबसे रूठ कर विलायत ही को अपना देश बना लिया है। वो बड़े अखलाक से मुस्कुराई। आजकल ब्रजेश बाबू कहाँ हैं? उनकी नुमाइश हो रही है, उसके लिए आए हुए हैं। कहाँ ठहरे? वहीं अपनी पुरानी जगह। बिल्किस, भैया ललिता का पार्ट देख लो। सीता उठकर लाउंज में चली गई। अभी कहाँ जा रही हो? रात को स्क्रैबल खेलेंगे। उसे जाते देखकर बिल्किस ने ड्राइंग रूम में से आवाज दी, नहीं बेली, अब मैं चलूं?
मम्मी घर पे बिल्कुल अकेली हैं, थोड़ा तो और ठहर जाओ, रात को तुम्हारे दूल्हा भाई पहुंचा आएंगे। छोटी खाला ने कहा, आज हम लोग फ्रेंच लफ्ज बनाएंगे। तुम तो बहुत ज्यादा फ्रेंच जान गई होगी। बिल्किस ने कैलाश से गुफ्तगू करते हुए फिर कहा, मगर अब उसकी आवाज में मसरूफियत थी। सीता बाहर आ गई। वक्त बहुत तेजी से गुजरता चला गया। शुरू में इरफान उसे पाबंदी से हर हफ्ते खत लिखता था। पिछले चंद माह से वो बिल्कुल खामोश था। सीता अब तक उसे अनगिनत खत भेज चुकी थी, मगर किसी का जवाब नहीं मिला था। इरफान ने उसे आखिरी खत में लिखा था कि वो दफ्तर के काम से जर्मनी जा रहा है, मगर इस बात को भी अरसा हो चुका था। अब वो उसी शिद्दत से इरफान के खत का इंतजार करती जिस तरह वो अब तक जमील के तलाकनामे का इंतजार करती थी। उसकी मां को कलीम के मुआवजे के थोड़े रुपए मिल गए थे। उसकी मां को क्लेम के मुआवजे के थोड़े रुपए मिल गए थे और उसका भाई दुर्गापुर से अपनी आधी तनख्वाह भेज देता था, इस उम्मीद पर कि वो बहुत जल्द इरफान के पास वापस चली जाएगी। उसने मुलाजमत की तलाश भी नहीं की। सारा दिन वो मां के पास बैठी रहती। छोटी बहनें शाम को कॉलेज से लौटती तो उनसे बातें करती। जिंदगी तारीख तर हो गई। उस रात कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। खाना खाने के बाद आंगन के नलके पर हाथ धोते हुए अचानक उसे ख्याल आया कि कोई उसका दोस्त नहीं। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े अजीमुल शान जगमगाते हुए दारुसल्तनत में, शनासाओं के इतने बड़े हुजूम में कोई उसका हमदर्द नहीं। क्यों नहीं? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? ब्रजेश ने एक दफा उसे कहा था, सीता देवी, तुम ऐसी अजीब व गरीब लड़की हो कि तुमको इस दुनिया में मुसरत जरा मुश्किल ही से मिलेगी, जिस तरह की मुसरत की तुम्हें तलाश है। ब्रजेश, मम्मी मैं जरा बाहर जा रही हूं। हाथ पोंछने के बाद ओवरकोट पहनकर उसने गली में उतरते हुए कहा। उसकी मां ने आंगन में आकर डेवड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नई दिल्ली जाने वाली बस तकरीबन खाली थी। वो एक खिड़की के शीशे से सर टिकाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। अब मुझे ऐसा लग रहा है, उसने अपने दिल में कहा, जैसे रात के अंधेरे में बहुत सी किश्तियां घाट से लग जाएं और मुझे मालूम ना हो कि इनमें से मेरी किश्ती कौन सी है। ब्रजेश के जाए कयाम पर पहुंचकर उसने क्लर्क से पूछा, मिस्टर चौधरी हैं? कौन से मिस्टर चौधरी? जो कलकत्ते से आए हैं? वो जो एक्टर हैं? नहीं, जो आर्टिस्ट हैं। ओ जी हाँ, इधर से आइए। जब वो अंदर चली गई तो क्लर्क ने सर खुजाकर दिल में कहा, खूब, साल 1.5 साल हुआ मुझे याद पड़ता है, इसी तरह रात को आई थी। तब कलकत्ते वाले एक्टर मिस्टर चौधरी को पूछती थी, ये सब क्या घपला है? ब्रजेश कुमार चौधरी कमरे में आराम कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसे दरवाजे पर खड़ा देख हक्का बक्का रह गया। सीता देवी, उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया बड़े ड्रामाई अंदाज में और कहा, मुझे मालूम था कि एक रोज तुम जरूर वापस आओगी। गोरी कामिनी सीता सांवली रंगत के ब्रजेश कुमार चौधरी के बाजुओं में इस तरह जा गिरी। गोरी कामिनी सीता सांवली रंगत के ब्रजेश कुमार चौधरी के बाजुओं में इस तरह जा गिरी,
जिस तरह गंगा का शफाफ पानी जमुना के तारीक गजबनाक पानी से जाकर मिलता है। बहुत जल्द दिल्ली के फनकारों के हल्के में यह खबर फैल गई कि श्री ब्रजेश कुमार चौधरी का सिंधी पीरियड शुरू हो चुका है। 6 महीने और निकल गए। सीता ब्रजेश के साथ स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए श्रीनगर गई हुई थी। वहां से लौट के उसके हमराह कलकत्ते चली गई। आखिर दिसंबर में ब्रजेश के जापान जाने के बाद वो दिल्ली वापस आई। आते के साथ ही उसकी मां ने उसे 2 लिफाफे दिए। एक पर रोम की मोहर थी, बहुत मुख्तसर खत था। ताज़ा तरीन खबरें जो तुम्हारे मुतालिक सुनी हैं सही हैं इरफान। दूसरा लंबा लिफाफा न्यूयॉर्क से आया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जमील का खत। जमील के हाथ से लिखा हुआ उसका नाम। उसके हाथ लरजने लगे। शाम हो रही थी। खिड़की में जाकर उसने पढ़ना शुरू किया। यह खत भी बहुत मुख्तसर था। राहुल अच्छी तरह है। मैं तुमको तलाक दे रहा हूं। तुम अब आजाद हो और जिससे चाहो शादी कर सकती हो। राहुल को मैं अगले साल दिल्ली जामिया मिल्लिया भेज रहा हूं ताकि अपने मुल्क में रहे और हिंदुस्तानी बने। यहां वो एकदम अमेरिकन हो गए। वो दिल्ली आ जाए तो तुम फरखंदा बजिया के यहां जाकर उससे मिल भी सकती हो। मुझे कोई एतराज नहीं। फकत जमील। उसे बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। वो वहीं खिड़की के पास दरी पर बैठ गई और दीवार के सहारे टिककर हनुमान की तस्वीर देखने लगी जो हथेली पर पहाड़ उठाए उड़े चले जा रहे थे। दूसरे रोज उसने इरफान को इतना ही मुख्तसर जवाब लिखा, मैं भाई का इंतजार कर रही हूं, वो यहां आ जाए तो मम्मी और लीला मोहिनी को उसके साथ दुर्गापुर भेजकर फौरन तुम्हारे पास पहुंचूंगी। मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें और सिर्फ तुम्हें चाहती हूं और अंत समय तक इसी तरह चाहूंगी। वक्त निकला जा रहा है। वक्त सर पर भागा जा रहा है। अब मुझे ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए। उसने लिफाफा बंद करते हुए अपने आप से कहा। लेकिन अब वक्त की क्या परवाह है। उसने दोबारा खुद को याद दिलाया। अब वो बहुत जल्द मिसेस इरफान बन जाएगी। वो अब कानूनी तौर पर आज़ाद है। वो इरफान से शादी करेगी जो इंटेलेक्चुअल या बोहेमियन या बड़ा फरोख्त नौजवान नहीं है। समझदार, सीधा साधा, सॉलिड आदमी है। फिर वो पाकिस्तान चली जाएगी और पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से अपने शहर कराची में वापस जाएगी जो अब उसका नहीं लेकिन फिर उसका हो जाएगा। शायद फिर वो उन जगहों पर दोबारा जाएगी। हैदराबाद, साध बेला, सक्खर, मुल्तान, पंजनद का वो डाक बंगला जहां रात की रानी महकती थी। जमील, कमर दोनों ने उसकी रूह को मालामाल करने के बजाय उल्टा उसकी रूह को घायल किया। ब्रजेश अपनी अज़मत पे इतना खोया हुआ था कि उसकी रूह के करीब फटका ही नहीं। लेकिन इरफान, सीता मीरचंदानी, सीता जमील, सीता इरफान और अब बहुत जल्द उसके पुराने दोस्त बिल्किस, हिमा, ललिता उसके लिए गैर मुल्की होंगे।
उसकी माँ, उसके भाई बहन, सारे हिंदुस्तान में बिखरे हुए उसके लोग, सिंध महासागर अब जिनका नहीं है, लेकिन सीता मीरचंदानी सिंधु देश वापस जा रही है। उसे बिलाखिर अपना घर मिल गया। इरफान का ख्याल उसके लिए अब ऐसा था जैसे अमावस की रात में दफतन चांद निकल रहा है। 2 हफ्ते से सफर की तैयारियों में लग गए। जिस रोज जल्दी जल्दी अपनी साड़ियां इस्त्री करके सूटकेस में रख रही थी, उसकी माँ ने उसे कमरे में आकर पूछा, आप कहाँ चली? मम्मी, मैं इरफान से शादी करने जा रही हूँ। उसने सूटकेस बंद करके सुकून से जवाब दिया। दोपहर के वक्त कनाट प्लेस में एयरलाइंस के दफ्तर से निकलकर उसने सोचा कि सब दोस्तों को आखिरी बार खुदा हाफिज कहे। कॉफी हाउस अभी खाली पड़ा था, वरना ललिता और कैलाश ग्रुप अमूमन शाम के वक्त या इतवार की सुबह को वहीं मिल जाता था। ऑटो रिक्शा में बैठकर वो सबसे पहले निजामुद्दीन वेस्ट गई। यहाँ चारों तरफ दूर दूर तक नई कोठियों में ज़्यादातर मुतवस्सित तबके के पंजाबी आबाद थे। वो पहली मर्तबा ललिता के यहाँ जा रही थी। बड़ी वक्त से उसे ललिता का छोटा सा घर मिला। बड़ी दिक्कत से उसे ललिता का छोटा सा घर मिला। वो अंदर आंगन में स्लीपिंग सूट पर शाल ओढ़े धूप में बैठी थी। उसका बच्चा स्कूल से लौटकर आंगन में ट्राईसाइकिल चलाता फिर रहा था। उसका मियाँ अभी दफ्तर से वापस नहीं आया था। रसोइया बावर्ची खाने में खाना बना रहा था। सीता जाकर ललिता के पास खुली चारपाई में बैठ गई। आज जमादारनी अभी तक नहीं आई। सारे घर में इतना कूड़ा पड़ा है। ललिता ने मुतमईन आवाज में उससे कहा। उसे जुकाम हो रहा था। इस तरफ आ जाओ, अभी धूप वहां से सरक जाएगी। नई हिंदुस्तानी स्टेज की ये बुलंद पाया अदाकारा अपने घर की चार दीवारी में महफूज कितने सुकून से बैठी थी। वो घंटा भर तक सीता से इधर उधर की बातें करती रही। फिर उसने भी सीता से ज्यादा सवालात नहीं किए। जब धूप आंगन पर से उतर गई तो उसने कहा, आओ सामने चलकर बैठें। वो चुपचाप उठकर बाहर आ गई, जहां मुन्ने से लॉन पर 2 मोंढे डालकर ललिता ने उसे बैठने को कहा। अब चलूं? कुछ देर बाद सीता ने कहा, वाह, खाना खाकर जाना, नहीं देर हो जाएगी। अच्छा, मोहन का तो इंतजार कर लो, अभी आते होंगे। अच्छा। सामने चंद कदम के फासले पर निजामुद्दीन औलिया के मकबरे की दीवार पर धूप लहरें मार रही थी। फिजा में बड़ी बेचैनी और उदासी थी। सीता ने सरासीमा होकर पहलू बदला। ललिता चुपचाप बैठी सड़क को देखती रही। निजामुद्दीन औलिया की मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई। फिजा का सन्नाटा गहरा हो गया। ललिता, मैं चली दूं। कैलाश, प्रदीप, कामरान सबको मेरा सलाम कहना, और कॉफी हाउस वाले सारे क्राउड को। अच्छा। नौकर ऑटो रिक्शा ले आया। सड़क पर भगोले उड़ रहे थे। वो ललिता को खुदा हाफिज कहकर ऑटो रिक्शा में आ बैठी। ऑटो रिक्शा वाले सरदार जी की लंबी सफेद दाढ़ी की जाड़े की सर्द हवा में लहरा रही थी। ललिता अपने छोटे फाटक पर झुकी देर तक सड़क देखा कि अमलतास के जर्द पत्ते बगोले में चक्कर काट रहे थे। धूप अब बहुत हल्की पड़ गई थी। कहाँ चलूं बीबी जी? सरदार जी ने बाहर की सड़क पर आकर पूछा। बिल्किस के घर में उस वक्त धोबी की आमद थी। छोटी खाला पिछले बरामदे में सब्जी वाले से आलू तुलवा रही थी। फरखंदा बाजी के बच्चे स्कूल से लौटकर हजमे मामूल पड़ोस के बच्चों के साथ पिछले लॉन पर क्रिकेट खेल रहे थे। बिल्किस लाउंज में बेच की कुर्सियों के गिलाफ उतारने में मसरूफ थी। इस कमरे में आ जाओ, मैं जरा ये चादरें वादरें उतार लूं। सीता को देखकर उसने सुकून के साथ कहा।
तमाम उम्र रहा गम ज़ो अदा का शिकार। ड्राइंग रूम के मेज पोस्ट समेट कर वो फरखंदा बाजी के बेडरूम में आ गई। उधर वाला दरवाज़ा बंद कर दो, बड़ा सख्त झक्कड़ चल रहा है, उसने सीता से कहा। फिर वो जल्दी जल्दी श्रृंगार में इसकी चीज़ें हटा हटा कर फर्श पर रखने लगी। सीता झाड़ पोंछ में उसकी मदद करती गई। बिल्किस ने फरखंदा बाजी और दूल्हा भाई की मसरियों के पलंग पोछ उतारे, रागदानियाँ साफ की, नीले पर्दे के पीछे छुपे हुए हिंदुस्तान टाइम्स के अंबार पर से धूल झाड़ी। दूल्हा भाई के कपड़े सारे कमरे में बिखरे पड़े थे, उनको समेटा। तमाम उम्र रहा गमज़ो अदा का शिकार। बराबर के कमरे में छोटी खाला ने हीटर जलाया और शॉल में सर से पांव तक लिपट कर उकड़ू बैठ गईं और डली काटने लगीं। बाहर से बच्चों के हंसने और झगड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। सर्दी अब ज़्यादा हो गई थी। चाणक्यपुरी के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में आला अफसरों के सरकारी फ्लैट और सफारत खानों की इमारत दूर दूर तक बेनियाजी से बिखरी हुई थी। मसरूर और मुतमईन इंसान इन इमारतों में रहते थे। दूर अशोका होटल गर्दो गुबार के धुंधलके में लिपटा, अपनी अजमत में सरबुलंद और मुंजमिद संगे सुर्ख के ऊंचे पहाड़ की तरह इस्तादा था। बागों में मौसम सरमा के फूल खिल चुके थे। तमाम उम्र रहा गमज़ो अदा का शिकार। लाउंज के दरवाजे पर दस्तक हुई। कैलाश आया था। प्रदीप का फोन आया। किसी बच्चे ने डाइनिंग रूम में छन से ग्लास तोड़ा। बतूल बाजी ने बरामदे में नमाज के बाद वजीफा पढ़ते हुए हुंकारा भरा। चाणक्यपुरी से रवाना होकर सीता कमिश्नर लेन पहुंची। बिल्ली की कोठी के बरामदे में खड़ी हुई 2-3 लड़कियों ने उसे नमस्ते किया। गार्डन हाउस में हिमा अपने बच्चे को लेकर बेडरूम में जा चुकी थी। उसका मियाँ लंदन से वापस आ गया था और वो 3-4 दिन बाद उसके साथ अपनी ससुराल जाने वाली थी। गार्डन हाउस के बाहर घास पर दो नन्हे मुन्ने तिब्बती कुत्ते खेल रहे थे, चंग और चाव। शहजाद ने उनको गोदी में उठाकर सीता से उनका तारुफ कराया। ये दोनों दलाई लामा के साथ यहाँ आए हैं। अच्छा, इकबाल लेकर आया है। सरहद से वो दलाई लामा के काफिले के साथ ड्यूटी पर था ना। इकबाल, पता है इकबाल अब लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाला है। हाउ वंडरफुल। अम्मा बाहर निकल आई। अरे सीता, बहुत दिनों बाद दिखी, कैसी है? अच्छी हूं अम्मा, शाम हो गई है, सर्दी में मत खड़ी रहे। अच्छा अम्मा। उस समय जब दोनों वक्त मिलते हैं तब महादेव जी और पार्वती जी कैलाश से उतरकर सारे में उड़े उड़े फिरते हैं। ऐसी ही एक सर्द शाम को अम्मा ने उसे बताया था। हिमा और शहजाद से रुखसत होकर वो रात गए, करोल बाग लौटी। सुबह सवेरे वो पेरिस के लिए परवास करने वाली थी। जनवरी 1961 की उस तारीख से पहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जब टैक्सी बॉलीवॉर सोशे की एक मानूस इमारत के नीचे जाकर रुकी, सीता को ऐसा लगा जैसे सदियों बाद अपने घर वापस आई है, क्योंकि जहां इरफान है वहां घर है। जमील उसकी 9 उंगली का रुमान था जो चंद माह बाद ही खत्म हो गया। कमल के लावालीपन ने उसे अपनी तरफ से खींचा था। ब्रजेश चौधरी से उसे हमदर्दी महसूस हुई थी। शोहरत और इज्जत और दौलत और मकबूलियत, इन चारों चीज़ों की उसके पास फरावानी थी। औरतें उस पर जान देती थी, मर्द उस पर रश्क करते थे। मगर इन सब बातों के बावजूद
वो ऐसा बेकस सा मालूम होता था। सीता को पहली मर्तबा महसूस करके शदीद तमानियत हुई कि अब तक उसको काबिल रहम समझा जाता था, मगर अब वो खुद भी किसी पर रहम खा सकती थी। उस रात ब्रजेश ने कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में सीता से कहा था, सीता देवी, मैं सारी उम्र बेइंतहा तन्हा रहा हूं। दुनिया मेरी तस्वीरों को समझ लेती है, मगर मुझे नहीं समझ पाती। मेरे दोस्त, मेरे नक्काद, मेरे मद्दाह, कोई भी असल ब्रजेश कुमार चौधरी को नहीं जानता। कोई इस ब्रजेश कुमार चौधरी को नहीं जानता जो एक ज़माने में आधी रात को कलकत्ते की सुनसान गलियों में अपनी रूह की तलाश में मारा मारा फिरा करता था। अब शोहरत अजमत के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, लेकिन फिर भी खुश नहीं। अनगिनत हसीन लड़कियां मेरी जिंदगी में आई सीता देवी, लेकिन मेरी रूह की गहराई तक कोई भी नहीं पहुंच सकी। सीता को मालूम था कि ब्रजेश कुमार चौधरी जबरदस्त गप हाँ कर है, मगर ब्रजेश के इसी फ्रॉड पर तो उसे तरस आ गया। जब वो बच्चों की तरह उससे कहता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है सीता देवी, तो उसके अंदर छुपी हुई माँ जाग उठती। मगर इरफान अब तक तो वो कानूनी तौर पर मिसेस जमील थी, मगर अब के ये कागज अमेरिका से आ चुका है। खुद को मिसेस इरफान कहलाने का हक अब कोई उससे नहीं छीन सकता। वो जल्द अज जल्द शादी कर लेंगे। इरफान अब उसका आशिक नहीं होगा, उसका शौहर होगा, मजाजी खुदा, देवता, सब रिश्तों से उत्तम, मुकद्दस, खूबसूरत, प्यारा रिश्ता, उसका कानूनी शौहर। वो तेजी से जीने तय करके ऊपर आई और अपने फ्लैट के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से घंटी बजाने लगी। दरवाजा खुला। अंदर से एक अजनबी औरत ने सर निकाला। कौन? मैं मादाम इरफान हूं। जी, मादाम इरफान? अजनबी ने जो एक अधेड़ उम्र का फ्रांसीसी था, किवाड़ से आधे पैर अजनबी ने जो एक अधेड़ उम्र का फ्रांसीसी था, किवाड़ से आधे बाहर निकलकर उसे गौर से देखा। आपको यकीन है कि आप मादाम इरफान हैं? जी हाँ। क्यों? क्या मतलब? गुस्से और शर्म और खिफ़त से उसकी टांगें कांपने लगी। मगर मोसियो इरफान तो कल ही सुबह मादाम इरफान के साथ 2 महीने की रुखसत पर कराची गए हैं। इतने अरसे के लिए अपना फ्लैट मुझे दे गए हैं। आइए मादाम, अंदर आ जाइए। मादाम इरफान? सीता ने डूबती हुई आवाज में इस तरह कहा जैसे कुएं के अंदर से बोल रही हो। वही मादाम जो पहले माओ मार्शल दो बियर थी। वही मादाम जो पहले माओ मार्शल दो बियर थी। वो मोसियो इरफान के दफ्तर में काम करती थी। शादी पिछले इतवार को हुई थी मादाम। साबिक माओ मोजेल दोबेर नामंदी की मलके हुस्न रह चुकी हैं। बहुत कम उम्र है, कोई 19 साल की होंगी। रुमाल से हाथ पोंछते हुए बालकनी में जाकर उसने आसमान को देखा। कई दिन से सूरज नहीं निकला। आज बड़ी सर्दी है। जाने अब के साल बाहर कितनी देर में आएगी। आइए अंदर आ जाइए, यहां हवा बहुत तेज है। तमाम उम्र रहा गमज़ो अदा का शिकार। अभी दिन बाकी है, फिर रात होगी, फिर सुबह होगी। एक और दिन, एक और रात।
सिलसिले रोज शब नक्श गर हादसात। दिन और रात का हिसाब रखने की गलती कभी ना करना। वक्त का हिसाब कोई नहीं लगा सका है। तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये। दिन और रात का हिसाब। जिंदगी कोई तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है कि ले लेके सारी जिंदगी लॉन्ग मिड क्लोज में समेट दो। बिल्किस ने एक मरतबा सौलत से कहा था, सिलसिले रोजो शब तारे हरीरे दौरंग। हवा के झोंके ने दरवाजा बंद कर दिया। ये थी इस नॉवेल की आखिरी किस्त। इसके साथ सीताहरण मुकम्मल हुआ। आगे और कोई सिलसिला शुरू करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। आदाब।